गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले हमने आप लोगों को बताया कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, ये सब आपने पढ़ लिया। उसका उपयोग क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक क्रिया ये कैसे करते हैं, और भौतिक अभिक्रिया क्या है, इसका उपयोग क्या है, आपने इतना पढ़ा। इसके बाद अब आपको पढ़ना है अम्ल और क्षार की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। इसमें पढ़ना है आपको अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया। रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस, एसिड एंड बेस। इसमें आप लोगों को बताया जाएगा जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है। अम्ल और क्षारक के बीच जब अभिक्रिया कराई जाएगी लवण बनेगा और जल बनेगा। तो इसमें अम्ल HCl आप ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस NaOH सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये क्या है, अम्ल है, प्लस क्षारक है। जब अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो क्या बनेगा, लवण बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, लवण बनेगा प्लस जल का निर्माण होगा। NaCl प्लस H2O बनेगा। जब अम्ल तथा क्षारक के बीच अभिक्रिया कराई जाती है तो लवण बनता है और जल होता है, और ये क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकालते हैं, ये बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकालते हैं। अब इसके बाद आपको पढ़ना है, आपने पढ़ा अम्ल क्षारक के बीच अभिक्रिया करा रहे हैं तो लवण और जल बन रहा है। आप किसी भी अम्ल और क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे लवण और जल ही आपको प्राप्त होगा। इसके बाद आप लोगों को पढ़ना है अम्लों या क्षारकों के जलीय विलयन किस प्रकार होते हैं। आपको बताया गया जब अम्ल जल में पूर्ण रूप से वियोजित होता है या आयनित होता है तो क्या बनाता है, ये अम्ल जो होता है H+ आयन देता है और क्षार जो होता है OH- आयन देता है। ये हाइड्रोजन आयन देगा, अम्ल जो होगा हाइड्रोजन आयन देगा और क्षार हाइड्रोक्सी आयन देगा। यही आपको बताया गया था। तो किस प्रकार बन रहा है ये आप लोगों को बताया जाएगा इसमें, कैसे ये अम्लों या क्षारकों की जलीय विलयन। वाटर सॉल्यूशन इन एसिड्स एंड बेसिस। तो इसमें जल की उपस्थिति में अम्ल क्या देगा,
अम्ल H+ आयन देगा, हाइड्रोजन आयन देगा। और जल की उपस्थिति में क्षारक क्या करेगा? जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन देगा। जब आप अम्ल या क्षारक का जलीय विलयन बनाएंगे और पूर्ण रूप से उसमें जब वो आयनित होंगे या वियोजित होंगे तो जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन आयन बनाएगा और क्षारक जो होगा जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्सी आयन बनाएगा। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं किस प्रकार हो रहा है। आपने अम्ल लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस H2O जल लिया। आपको इसमें क्या करना है? वियोजित करना है। किस प्रकार ये आयन दे रहा है आपको ये दिखाना है, ये कैसे आयन देगा। तो आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार आपका ये हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा। तो क्या होगा? H3O प्लस आयन होगा, हाइड्रोनियम आयन, और प्लस क्या होगा? Cl- आयन होगा। अम्ल क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, क्षार अम्ल है हाइड्रोक्लोरिक, और फिर आप इसको जल में क्या कर रहे हैं? जल में इसको वियोजित कर रहे हैं। जब कर रहे हैं तो क्या कर रहा है? हाइड्रोनियम आयन बना रहा और Cl- आयन दे रहा। इसके बाद आपको क्या करना है? क्षारक, या इसका उल्टा भी कर सकते हैं, H प्लस H2O, फिर ये क्या बनाएगा? H3O प्लस बनाएगा। ये होता है। अब आपको क्षारक के बारे में देखना है। क्षारक क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसकी उपस्थिति में? आपको जल की उपस्थिति में क्रिया कराना है कि ये हाइड्रोक्सी आयन दे। जल नहीं उपस्थित होगा तो ये हाइड्रोक्सी आयन नहीं देगा। तो Na प्लस हो जाएगा प्लस OH- आयन। ये पूर्ण रूप से जल में वियोजित होंगे। सोडियम प्लस आयन दे रहा है और ये OH हाइड्रोक्सी- आयन दे रहा है। ये मुक्त आयनों के कारण वैद्युत का प्रवाह बहुत तेजी से घटे। इसमें विद्युत ऊर्जा जो होगी बहुत तेजी से प्रवाहित होती है। किस कारण? मुक्त आयन के कारण होता है। तो आप अम्ल की क्रिया जलीय विलयन में कराते हैं तो हाइड्रोनियम आयन दे रहा है, और इसमें जब क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं जल की उपस्थिति में, वह पूर्ण रूप से वियोजित होकर हाइड्रोक्सी आयन दे रहा है। अब आपको पढ़ना है अम्ल या क्षारक पर तन्यता का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। अम्ल तथा क्षारक पर तन्यता का प्रभाव। अम्ल प्लस क्षारक, इन दोनों को आप सब मिलाएंगे तो इस क्रिया को तनुकरण कहते हैं। जब आप अम्ल और क्षारक दोनों को मिला देंगे तो तनुकरण कहलाएगा, और जब वो H3 हाइड्रोनियम आयन और OH- आयन देंगे तो वही क्या होगा? तन्यता पर प्रभाव पड़ेगा। अम्ल और क्षारक को आप मिलाएंगे, एक साथ क्रिया कराएंगे तो तनुकरण कहलाता है, और तनुकरण होने के बाद जब जल में ये वियोजित होकर या आयनित होकर हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्सी आयन देंगे तो क्या कहलाएगा? तो इस पे तन्यता का प्रभाव होगा। जैसे थोड़ी देर पहले आपको एग्जाम्पल बताया गया था, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस H2O जल का, तो इसमें क्या हुआ था? H+ आयन निकला था, फिर प्लस Cl- आयन निकला था,
और फिर H2O निकला। इसको आप कह सकते हैं H प्लस प्लस H2O किसका निर्माण करेगा रिएक्शन करके, हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करेगा, वो भी प्लस। तो ये क्या कर रहे हैं, जल में वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोनियम आयन बना रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल या आप कह सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, ये किसकी उपस्थिति में, जल की उपस्थिति में क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, Na प्लस प्लस Cl माइनस। यही अम्ल तथा क्षारक का तन्यता पर प्रभाव पड़ता है। हाइड्रोनियम आयन या तो बनाए या तो हाइड्रोक्सी आयन बनाए, तभी तन्यता पर प्रभाव पड़ता है, अन्यथा तन्यता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद आपको पढ़ना है सूचक, इंडिकेटर्स किसे कहते हैं, जिससे आप पता कर सकें कि ये अम्ल है या क्षार है। कह सकते हैं वह पदार्थ जिसका उपयोग अनुमापन में या उदासीन बिंदु के लिए किया जाता है, वही इंडिकेटर्स कहलाता है। वह पदार्थ जैसे आपको HCl का pH मान कितना है ये ज्ञात करना है, तो जिसका उपयोग आप करेंगे स्केल, जिस स्केल का आप उपयोग करेंगे वही क्या कहलाएगा, इंडिकेटर्स कहलाता है, सूचक कहलाता है। या तो इसका pH बताए, इसका pH मान कितना है, या तो उदासीन बिंदु बताए ये किस पर उदासीन हो रहा है, यही HCl जैसे 6.7 या 4.7 है, तो ये उदासीन बिंदु नहीं है। इससे पहले या अम्ल होगा या क्षारक होगा, जब तक 7 पर नहीं आता है पॉइंट स्केल, यानी सूचक जब तक आपको नहीं बताएगा 7 पर ही उदासीन बिंदु होता है। तो आपको सूचक किसे कहते हैं, वह पदार्थ जिसका उपयोग अनुमापन या उदासीन बिंदु के लिए आप करते हैं वही सूचक कहलाते हैं। जैसे आपको पता करना है कौन अम्ल है कौन क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपको पता है ये अम्ल है और ये क्षारक है, तो आप कोई पैमाना लेंगे जिससे आपको पता चले कि ये अम्ल है या क्षारक है। आप तो स्वाद में भी बता सकते हैं कि अम्ल खट्टा होता है, इसलिए हम इसे कह सकते हैं अम्ल। क्षारक जो होता है वो कड़वा होता है, इसलिए हम इसको क्षारक कह रहे हैं। और ये लिटमस पेपर से भी आप टेस्ट करके बता सकते हैं। तो वही जो सूचना आपको बताए, जो इंडिकेट करे कि ये अम्ल है या क्षार है या उदासीन बिंदु को बताए, वही सूचक कहलाता है। तो अब आपको पढ़ना है ये कितने प्रकार के होते हैं, सूचक के प्रकार। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्राकृतिक सूचक होता है, संश्लेषित सूचक होता है,
तीसरा है गंधयुक्त सूचक, olfactory, और लास्ट है सर्वव्यापी सूचक। सूचक 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक सूचक, दूसरा संश्लेषित सूचक, तीसरा गंधयुक्त सूचक और चौथा होता है सर्वव्यापी, जो सब जगह व्याप्त हो उसी को कहते हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? इस प्रकार के प्राकृतिक सूचक जो होते हैं वो प्रकृति में पाए जाने वाले पौधों में पाए जाते हैं, जैसे पत्ता गोभी। ये कहाँ पे पाया जाता है? प्राकृतिक में पाया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं जो प्राकृतिक में पाया जाए उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे जो प्राकृतिक में पाए जाए वही प्राकृतिक सूचक होते हैं। जैसे कुछ पौधे होते हैं वो प्रकृति में पाए जाते हैं तो उन्हीं को प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे पत्ता गोभी होती है वो कहाँ पे पाई जाती है? प्रकृति में पाई जाती है, इसीलिए उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। पत्ता गोभी हुआ, हल्दी हुआ, इसका एग्जाम्पल, ये सब क्या कहलाएंगे? प्राकृतिक सूचक। अब दूसरा आता है संश्लेषित सूचक किसे कहते हैं? संश्लेषित का मतलब होता है जो आपने खुद प्रयोगशाला में निर्मित किया, आपने उसका संश्लेषण करके एक या एक से अधिक वस्तुओं को या पदार्थों को मिला के बनाया हो, वही संश्लेषित सूचक कहलाएगा। जैसे मिथिल ऑरेंज, इसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। इसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है, जिसे प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। गंधयुक्त सूचक किसे कहते हैं? आप किसी भी पदार्थ को या कह सकते हैं द्रव को सूंघ कर आप बता दें कि ये इसमें से किस प्रकार की स्मेल आ रही है, किस प्रकार की गंध आ रही है, तो उसे कह सकते हैं गंधयुक्त सूचक। जैसे प्याज, प्याज को आप सूंघकर उसकी गंध को सूंघकर बता सकते हैं ये किस प्रकार का सूचक है या किस प्रकार बदबू दे रहा है। लहसुन हुआ, ये सब गंधयुक्त सूचक है। दूसरा आता है सर्वव्यापी सूचक। सर्वव्यापी सूचक किसे कहते हैं? यह विभिन्न प्रकार के सूचकों का, जो विभिन्न प्रकार के सूचक होते हैं इनको मिलाने पर बनता है, जिसे कहते हैं कि ये सर्वव्यापी सूचक है, और जो सब जगह व्याप्त हो उसी को सर्वव्यापी सूचक कहते हैं। अब आपको बताना है कि पीएच क्या होता है। पीएच परिसर। सबसे पहले आप जान लें पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पीएच को बोलते क्या है। ये पी लिख उठा फिर ऊपर एच लगा उठा तो क्या कह सकते हैं? पीएच को ये कह रहा है पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसका फुल होगा फॉर्म होगा पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या बता रहा है? पावर हाइड्रोजन का कितना पावर है, यही पीएच परिसर आपको बताएगा कि इसमें हाइड्रोजन की पावर कितनी है। पीएच कहीं भी ऐसा लिखा जाए तो आप कह सकते हैं ये पीएच पूछ रहा है पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का पावर कितना है। तो इसमें पीएच आपको पढ़ना है, तो हमने बता दिया कि पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये जो पी लिखा है वो क्या बताएगा? हाइड्रोजन का पावर कितना है। तो इसमें क्या, किसी अम्ल तथा सूचक, अम्ल हो प्लस क्षारक
कोई भी सूचक बता दे, कोई भी सूचक, कोई भी सूचक रंग में परिवर्तन किसी निश्चित हाइड्रोक्सी आयन पर न होकर एक निश्चित सीमा में होता है। इसी को पीएच परिसर कहते हैं। अम्ल तथा क्षारक कोई भी हो जो सूचक के रंग में परिवर्तन कर दे, ना तो उसमें हाइड्रोक्सी आयन हो, ना हाइड्रोजन आयन पे ना होकर एक निश्चित सीमा हो, यानी लिमिटेशन हो, जो इसके परिसर में क्या कर दे, परिवर्तन कर दे, उसी को पीएच परिसर कहते हैं। ना उसमें हाइड्रोक्सी हो और ना उसमें हाइड्रोजन आयन ना होकर कोई निश्चित दूसरा सीमा हो और वो पीएच के मान में परिवर्तन कर दे, वही पीएच परिसर कहलाता है। अब आपको जानना है जल का आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये आप लोगों को कल बताया जाएगा कि जल का आयनिक गुणनफल क्या होता है।